हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही बड़ा देश है इन टर्म ऑफ एरिया। नेचुरल डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन जो रीजन टू रीजन अलग अलग होते हैं। क्लाइमेटिक एवरेज, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन को दिखाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी जगह की ऊंचाई, लोकेशन ऑफ माउंटेन, प्लेटूज, समंदर से दूरी, समंदर में टाइड्स और करंट्स और फॉरेस्ट कवर किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच आया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीच में से निकलता है। इसकी वजह से नॉर्थन इंडिया में ठंडी का और सेंट्रल रीजन में गर्मी का एक्सपीरियंस होता है। कई सारे प्लेसेस समंदर से 1500 किलोमीटर तक दूर है। इसकी वजह से इन जगहों पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का अनुभव होता है, यानी दोनों सर्दी और गर्मी दोनों ज़्यादा गंभीर होते हैं। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पर आए हुए प्लेसेस आमतौर पर ठंडे ही होते हैं। एग्जाम्पल श्रीनगर और मनाली। इंडिया में रेनफॉल सीजनल विंड्स की वजह से होती है। ये हवाएं हमेशा एक ही डायरेक्शन में पूरे साल नहीं होती है। इसकी वजह से देश के अलग अलग भागों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए मेघालय और असम में हैवी रेनफॉल का एक्सपीरियंस होता है, जबकि राजस्थान के डेजर्ट रीजन में सेंटी यानी कि बहुत कम बारिश होती है। साउथर्न इंडिया पेनिनसुलर पार्ट है और ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इसकी वजह से सी कोस्ट के आसपास के एरियाज मॉडरेट यानी मीडियम हीट एंड कोल्ड का एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी वजह से ये एरिया मॉडरेट यानी कि मीडियम या उदार क्लाइमेट का मज़ा लेते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में आए हुए हैं। इनकी वजह से सीजनल रेनफॉल में असर पड़ता है। विंड्स अपने कोर्स यानी कि सीजन टाइम के अनुसार डायरेक्शन चेंज करती हैं। ये इंडिया के क्लाइमेट का एक स्पेशल फीचर है। इंडिया में 3 सीजन का एक्सपीरियंस होता है, विंटर, समर एंड मॉनसून। अब बात करते हैं विंटर की। इंडिया दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का एक्सपीरियंस करता है। सूरज के स्लैंटिंग रेज यानी कि तिरछी किरणों की वजह से विंटर में टेम्परेचर गिर जाता है। नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कई सारे प्लेसेस जैसे शिमला और दार्जिलिंग में एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपीरियंस होता है। कई बार टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ स्नोफॉल भी होता है। इसकी कंपैरिजन में साउथर्न इंडिया में इतनी ठंड नहीं होती क्योंकि वो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। अब बात करते हैं समर की। इंडिया में मार्च से मई तक समर का एक्सपीरियंस होता है। डायरेक्ट सनरेज गिरने की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाली जगह का टेम्परेचर गर्म रहता है। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की कई जगहों में टेम्परेचर अप्रैल से जून में 45 डिग्री से 50 डिग्री तक रहता है। राजस्थान के रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है। अब बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट सीज़न है जो जून से सितंबर तक रहता है। इन महीनों में इंडिया में लगभग 80% बारिश होती है। अरेबियन सी में चलने वाली हवाएं केरला और केरला के मालाबार कोस्ट से इंडिया में एंट्री करती है। इस रीजन को 300 सेंटीमीटर बारिश जो है वो रिसीव होती है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर चलने वाली हवाएं वेस्ट ऑफ बंगाल, असम, मेघालय जैसे हिस्सों में बारिश होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स यानी कि पीछे रिवर्स यानी कि रिटर्न आने वाली हवाएं अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश लाती है। अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट लोगों की लाइफ पर ज़बरदस्त असर करता है। ये उनके डाइट, लाइफस्टाइल और लोगों के नेचर में दिखाई देता है।
राजस्थान में वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ के घरों की छत पर दीवारें बनाकर यानी कि बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है। नॉर्थन इंडिया के लोग अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए वुलन गारमेंट क्लोथ पहनते हैं, जबकि साउथर्न इंडिया के लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए कॉटन के कपड़े पहनते हैं। डेजर्ट एरिया में कंटिन्यूअस हीट और उड़ती रेत से बचने के लिए यहाँ के लोग ढीले ढाले लूज कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनते हैं। उड़ती रेत से बचने के लिए वो एक बड़ा सा रुमाल यूज़ करते हैं अपने हेड यानी कि सर और हाथ को ढकने के लिए। पूरे इंडिया में वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से गुजरात के लोग आमतौर पर बिजनेस करते हैं। पंजाब के लोग मोस्टली सोल्जर हैं। नॉर्थन इंडिया के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और डेजर्ट में रहने वाले नोमाड्स यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिनका घर और बिजनेस फिक्स नहीं होता, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं यानी कि पशुपालन करते हैं। गुजरात के कोस्टल एरिया का स्टेपल फूड व्हीट है, जबकि तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल के लोग राइस और फिश खाते हैं। अब बात करते हैं द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी which becomes our heritage can be termed as resources। हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल वो सब कुछ जो स्टोर और यूज़ उसकी क्वालिटी, कैपेसिटी और ज़रूरत के हिसाब से हमारी विरासत में किया जा सके, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज वो है जो हमारी इच्छाओं और उद्देश्य को यानी कि ज़रूरतों को पूरा कर सके। कुछ भी जो इंसानों की ज़रूरत और इच्छाओं से यूज़ किया जा सके, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। पहले के टाइम में लोग अपनी ज़मीन के नीचे के मिनरल्स के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए वो उनका उपयोग नहीं कर सके और इसलिए वो मिनरल को रिसोर्स नहीं मानते थे। लेकिन ये रिसोर्सेज मॉडर्न मैन के लिए बहुत उपयोगी है। जो चीज़ें इंसान के वेलफेयर और उनकी डिमांड पूरी करने में मदद करती हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज यानी किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी जो नेचुरली अवेलेबल है, जो इंसानों के लिए यूज़फुल है, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सबसे पहले हैं वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज। तो पहले बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में रिवर्स, लेक्स, सीज एटसेट्रा इंक्लूड हैं। भारत की नदियों को दो आधार पर डिवाइड किया जा सकता है, उनके ओरिजिन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहले रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया और रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। पहले बात करते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा नॉर्थन इंडिया की रिवर्स हैं। ये सब पेरेनियल रिवर्स हैं जो पूरे साल बहती है। गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी के डेल्टा के पास ट्राइंगुलर फर्टिलाइज प्लेन्स हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा इंडिया के मेजर वाटरवेज में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा झेलम, चिनाब, सतलुज, रवि और ब्यास भी नॉर्थ में बहती हैं। हर साल कोसी रिवर में के विनाशकारी फ्लड यानी कि बाढ़ की वजह से बिहार के लोगों के जीवन और संपत्ति को नष्ट कर देता है। रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया के पहाड़ों में तापी, नर्मदा और महानदी जैसी रिवर्स फ्लो होती है। नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में मिल जाती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा ईस्ट साइड बहती है जो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये रिवर्स ग्राउंड के हाई एंड स्लॉपी रीजन यानी कि अनइवन सरफेस से गुजरती है, इसलिए वाटरफॉल्स क्रिएट करती है। इसलिए ये रिवर्स वाटरवेज के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इनका उपयोग इरिगेशन पर्पस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर बनाए गए हैं और बेनिफिशियरी स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले नर्मदा
नर्मदा प्रोजेक्ट, स्टेट है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर है कृष्णा, जहाँ पर नागार्जुना प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अगेन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश की बात है। कोसी प्रोजेक्ट है जो बिहार में है। महानदी हीराकुंड प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में है। सतलुज जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं। डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया? स्टेट्स, लेक्स और स्पेशलिटी। यहाँ पे कुछ फ्रेश और नेचुरल लेक्स भी दिए गए हैं जो इंडिया में है। जम्मू एंड कश्मीर में दाल और वुलार लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, वो भी फ्रेश वाटर लेक है। तमिलनाडु पुलिकट है जो सॉल्ट वाटर लेक है। उड़ीसा जो चिल्का, वो भी अगेन सॉल्टी है। राजस्थान में सांबार, वो भी सॉल्टी। गुजरात में नल सरोवर, वो पार्शली सॉल्टी वाटर है, मतलब दोनों मिक्स है। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम का एक पिक्चर दिया गया है, नीचे लिखा है डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। अब आर्टिफिशियल लेक्स की बात करते हैं, नेचुरल लेक्स नहीं। स्टेट रिवर एंड लेक्स, हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर से बना हुआ गोविंद सागर लेक्स। आंध्र प्रदेश में द कृष्णा रिवर से बना हुआ नागार्जुना सागर। आंध्र प्रदेश में अगेन मांजरा रिवर से बना हुआ निजाम सागर। गुजरात में नर्मदा से बना हुआ सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में चंबल से बना हुआ गांधी सागर।